Hello, class 5 students. Today we will start the first chapter of your science book, that is drawing plants. So, here's your learning checklist. New plants from seeds, roots, stem, leaves, and spores. और सेकंड है इसका एग्रीकल्चर. ये दो पार्ट में ये चैप्टर है ये. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. जिसमें आपका सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फ्रूट्स गिवन बिलो. Write whether each of these fruits have no seeds, one seeds, few seeds और many seeds. मतलब ये आपके कुछ जो पिक्चर्स दिए गए हैं इसमें आपको ये इसमें लिख फिल करना है इन पिक्चर्स के आगे कि किसमें एक सीड होते हैं, जिसमें बिल्कुल किसी में कोई सीड नहीं होता है, किसी में कुछ सीड्स होते हैं और किसी में बहुत ढेर सारे सीड्स होते हैं. तो आपको फिल करना है. ओके, तो आइए हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं. न्यू प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड्स. जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली सीड से ही ग्रो करते हैं, मतलब सीड से ही नया प्लांट बनता है. सीड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर्स. जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो किससे बनते हैं? फ्लावर्स से बनते हैं. फूलों से ही नए बीज बनते हैं. सो वी कैन से दैट सीड हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस. से हम लोग कह सकते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो नए प्लांट को बनने में हेल्प करते हैं. हाउएवर देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस सीड्स. और यहाँ तक कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सीड से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, मतलब सीड से नए प्लांट्स नहीं बनते हैं. हाउ डू दे रिप्रोड्यूस देन. फिर वो जो है रिप्रोड्यूस मतलब नए प्लांट्स उनसे कैसे बनते हैं. In this chapter, let us learn about the various ways in which plants reproduce. इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से जो है वेज है, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि नए प्लांट्स ग्रो होते हैं. न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव सीड्स. बहुत से फ्रूट्स में या कई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सीड्स होते हैं, बीज होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. और जो नए प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं सीड से बनते हैं. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. हम लोग एक इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है जिससे कि हम लोग जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, सीड से कैसे कोई भी नया प्लांट बनता है, वो हम जानेंगे. तो एक्टिविटी क्या है? एम टू रिमूव द सीड कोट एंड ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर इनसाइड अ सीड. ओके, तो मतलब हमें जो है सीड कोट, मतलब जो सीड के ऊपर का एक कोट होता है, एक लेयर जो होती है, उसको रिमूव करना होता है. और हम लोग जो सीड के अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. तो वो कैसे उसको किया जाता है ये देखना है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड सम किडनी बीन्स, जिसको कि राजमा हम लोग बोलते हैं, वाटर एंड अ प्लेट. इसके लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ये मटेरियल्स लगेंगे. प्रोड्यूस प्रोसीड्यूर, इसका जो है प्रोसीजर क्या है? सोक सम किडनीज बीन्स ओवरनाइट इन वाटर. द नेक्स्ट डे यू विल सी द सीड्स हैव ऑब्जर्व वाटर एंड लुक swallow. Number 3, remove the outer covering of the seeds. This outer covering is called seed coat. Now let us study the structure inside the seed. तो इस एक्टिविटी में क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोग एक जो है राजमा का सीड लेंगे, बीन्स लेंगे, उसको कि हम लोग पूरी रात जो है वो पानी में हम लोग उसको सोक करके रखेंगे, भिगो के रखेंगे. नेक्स्ट डे जो सीड के ऊपर की एक लेयर होती है, छिलका जो उसका होता है, वो हम लोग हटा देंगे. और हम लोग देखेंगे कि वो जो है हट गया है और सीड क्या है, थोड़ा सा फूल गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने मेन ओरिजिनल से जो है वो उसका साइज थोड़ा बढ़ गया है. और हम लोग उसकी जो आउटर कवरिंग है उसको हटाएंगे. उसके बाद में तब देखेंगे कि जो सीड के अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है वो ग्रो हुआ है. द सीड कोट प्रोटेक्ट द सीड एंड द बेबी प्लांट इनसाइड इट. तो जो सीड कोट होती है, सीड के ऊपर का जो एक लेयर होता है, वो सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. और जो बेबी प्लांट होता है वो सीड के उसी अंदर के पार्ट में ही होता है. देयर इज अ टाइनी ओपनिंग इन द सीड कोट कॉल्ड द माइक्रोपाइल, थ्रू विच द सीड ऑब्जर्व वाटर.
और स्टूडेंट्स आप जैसे कि इसमें भी देख रहे हैं कि जो सीट के अंदर, सीट के ऊपर की तरफ जो है एक सीट कोट के पास एक जो है बहुत टाइनी ओपनिंग, मतलब एक छोटा सा यहाँ पर होल टाइप का होता है, जिसको कि हम लोग माइक्रो पाइल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, माइक्रोपिल को हम लोग हिंदी में बीज द्वार भी कहते हैं। और यहीं से जो बीज होती है वो वाटर अब्जॉर्ब करती है, मतलब पानी लेती है। Above micropyle is a scar called helium, which shows the place where seed was attached to the fruit. माइक्रोपेल के ऊपर जब हम लोग पार्ट में देखेंगे तो ये हीलियम आपको जो है दिखेगा। हीलियम स्टूडेंट्स, इसको हम लोग जो है नाभिका भी कह सकते हैं हिंदी में। ये किसी भी सीड के लिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में, हमारे बॉडी पार्ट्स में नेवल होती है, तो उसी तरह से जो सीड होता है उसका भी एक हीलियम पॉइंट होता है। तो विच शोज द प्लेस वेयर सीड्स फॉर अटैच टू द फ्रूट। तो ये जगह वो दिखाती है कि जहाँ पर जो है जो फ्रूट होता है वो, उससे जो है वो सीड अटैच्ड होता है, उसी जगह से, उसी पॉइंट से ही वो अपने फ्रूट से वो सीड अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। द स्ट्रक्चर इनसाइड द सीड कोट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू हाफ्स। जो स्ट्रक्चर होता है सीड का, वो अंदर से जो है, जो इनसाइड द सीड कोट कैन बी सेपरेटेड, मतलब सीड कोट के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो हाफ पार्ट में वो डिवाइड होता है। ओके, ईच हाफ इज कॉल्ड अ कॉटिलेडन और सीड लीफ। और जो उसका हर, मतलब कि दो पार्ट में होता है, तो एक एक पार्ट उसका जो है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन या फिर सीड लीफ के नाम से जानते हैं। The seed leaves store food for the developing baby plant, also called an embryo. जो सीड लीफ होती है वो धीरे धीरे बेबी प्लांट में, मतलब फूड, सीड लीफ में ही फूड जो है इकट्ठा होता है, और वो धीरे धीरे जो है वहीं से फिर एक नया बेबी प्लांट वो डेवलप होता है, जिसको कि हम लोग एम्ब्रॉयो कहते हैं, या हिंदी में एम्ब्रॉयो को हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं, कि मतलब वहीं से जो है एक नए बेबी प्लांट का ग्रो होता है। ओके, तो उसी को हम लोग एम्ब्रॉयो कहते हैं, मतलब एक नए बेबी प्लांट के बनने के पहले स्टेज को ही एम्ब्रॉयो कहा जाता है। सीड्स सच एज पीस, पल्सेस एंड बीन्स हैव टू कॉटिलेडन्स। जैसे कि कुछ आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि पीज हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, इनके दो दो कॉटिलेडन्स होते हैं। सीड्स सच एज मेज, राइस एंड व्हीट हैव ओनली वन कॉटिलेडन्स होते हैं। और जैसे कि मेज़, मक्का है, राइस और व्हीट, इनके जो है सिर्फ एक एक कॉटिलेडन्स होते हैं। इन दीज सीड्स फूड इज स्टोर्स इन अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड इंडोस्पर्म। और इन सभी में जो है जो वो खाना होता है, सारे जो सीड्स होते हैं इनके, उसमें जो खाना इकट्ठा होता है वो एक स्पेशल टिश्यू होती है जहाँ पर कि खाना इकट्ठा होता है, और इसको इंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसको कि हम लोग भ्रूण पोष बोलते हैं। मतलब कि जो बेबी प्लांट होता है उसको फिल करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं खाना पीना की, वो वहाँ से उसको फुलफिल की जाती हैं। ओके, नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अच्छा, सभी ऐसा नहीं कि सभी सीड्स जो है वो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं, कुछ सीड्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते न्यू प्लांट में। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय हार्श वेदर कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग winds एंड हैवी रेन, while some are eaten by birds and animals as food. कुछ जो बीज होते हैं, कुछ सीड्स जो होते हैं वो हार्श वेदर कंडीशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब जैसे आंधी तूफान, बाढ़ आना, तो इन सब वेदर कंडीशन की वजह से कुछ सीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सच एज जैसे स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब काफ़ी तेज़ हवाएं जब चलती हैं, हैवी रेन हो जाती है, और उसी जगह पे जब, और मतलब इन सब के अलावा भी, वेदर कंडीशन के अलावा भी, जो बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं वो कुछ फूड्स को जो है वो खा जाते हैं, तो इससे भी जो उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। A seed needs sufficient amount of water, light, warmth and air to grow into a new plant. किसी भी सीड को सफिशिएंट अमाउंट में, एक पर्याप्त मात्रा में वाटर, लाइट,
गर्म और हवा की मतलब रोशनी और हवा की ज़रूरत होती है एक नए प्लांट को बनने के लिए। द प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और जो सीड से नया प्लांट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टूडेंट्स हम लोग जर्मिनेशन मतलब अंकुरण के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे जो है एक सीड है उससे जब एक नया प्लांट ग्रो होता है तो नया प्लांट ग्रो होने के लिए जो जो उसकी कंडीशंस होती हैं जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं जब वो सारी फुलफिल हो जाती हैं तो उसके बाद ही जर्मिनेशन का प्रोसेस मतलब एक नए प्लांट बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उस नए प्लांट के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग जर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। The states of germination in a seed are given below। जो आपको नीचे यहाँ बताए गए हैं कि जो है किसी भी सीड से जर्मिनेशन होने के लिए जो जो स्टेज होती हैं वो आपको बताई गई हैं। जैसे अ सीड शोन इन सॉइल गेट वार्मथ एयर लाइट एंड वाटर। जब एक सीड को हम लोग जब सॉइल में शोन करते हैं मतलब उसको दबाते हैं तो उसको वहाँ सॉइल से वार्मथ मिलती है मतलब गर्माहट, हवा मिलती है, लाइट और वाटर वहाँ से उसको मिलता है। द सीड कोट ब्रेक्स एंड अ बेबी प्लांट इमर्ज। जो सीड कोट होती है वो ब्रेक होती है और एक बेबी प्लांट वो बन के तैयार होता है मतलब बेबी प्लांट में वो बदल जाती है। द बेबी प्लांट ग्रोज स्मॉल रूट्स विच डेवलप फर्दर। बेबी प्लांट जो होता है वो किसमें ग्रो होता है, धीरे धीरे एक स्मॉल रूट्स में वो ग्रो करता है और धीरे धीरे फिर वो उसमें और मतलब एक प्लांट के रूप में वो डेवलप होने लगता है। अ स्मॉल शूट डेवलप्स इन द प्लांट। और जो छोटा स्मॉल शूट मतलब एक जो अंकुर निकलता है उसका किसी भी सीड से जो अंकुर फूटता है, शूट मतलब जो अंकुर होता है उसका वो प्लांट में डेवलप हो जाता है मतलब एक नया प्लांट उससे बन जाता है। As the roots and the shoot grows in size, leaves appear and the cotyledons shrink, the eventually fall off। और जब रूट और जो रूट होती है उसकी जड़ किसी भी प्लांट की जड़ और जो उसका शूट मतलब जो अंकुर होता है जब वो साइज में बड़ा होकर उस बड़ा होता है तो उसमें लीव्स आने लगती हैं। और जो उसका कॉटिलेडन्स होता है कॉटिलेडन्स मतलब जहाँ पर वो उसका मतलब फूड पॉकेट के नाम से हम लोग इसको कह सकते हैं जहाँ पर उसको किसी भी प्लांट को फूड मिलता है नया प्लांट बनने के लिए। तो जो कॉटिलेडन्स होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है और फिर अपने आप ही वो गिर जाता है या झड़ जाता है। सो स्टूडेंट्स आप अपने चैप्टर के इस फिगर में देख पा रहे होंगे जिसमें कि स्टेज वाइज जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी उसको फिगर के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले क्या है कि उन्होंने एक बी जो है सीड को उन्होंने सॉइल में शोन कर दिया, दबा दिया और फिर वो धीरे धीरे सीड कोट जब वो एयर वाटर लाइट सारी चीज़ें उसको मिलती हैं जो जो उसको रिक्वायर्ड होती हैं फिर सीड कोट हट के वो एक अंकुर के रूप में वो चेंज हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उसमें शीट को मतलब शीट कोट के हटने के बाद रूट्स उनकी बनती हैं और वो रूट्स धीरे धीरे ग्रो करके एक बेबी प्लांट के रूप में बनता है। और उसके बाद जो उसका कॉटिलिडन्स होता है वो झड़ने के बाद वो उसमें फिर धीरे धीरे नई लीव्स स्टेम्स सब आने शुरू होते हैं और वो एक कंप्लीट प्लांट धीरे धीरे बनने को तैयार हो जाता है। तो आपका ये प्रोसेस है कि कैसे एक सीड से प्लांट बनता है, इस फिगर में आपको ये शो किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगी इसको। डिस्पार्सल ऑफ सीड्स। सीड्स का डिस्पार्शल मतलब उनका जो बिखराव होता है, जो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पर बिखर जाती हैं, चली जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है हम इसमें देखेंगे। If seeds are shown very close to each other, they will struggle for space, light, air, water and nutrients। जो सीड्स होती हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में रहेंगी मतलब बहुत ज़्यादा अगर सारे बीजों को एक पास पास बिल्कुल से उनको बो दिया जाएगा
तो वो उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, स्पेस के लिए। भाई सीड धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, अपने आप को ग्रो करेगा, तो उनकी जड़ें भी फैलती हैं, जो उनके रूट्स को फैलने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे सीड्स तो पास पास में हमने जो है लगा दिए हैं। तो जब उनकी रूट्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो एक वो कंप्लीट प्लांट में कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए उसको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर एक पास रहते हैं बहुत क्लोजली, अगर वो बो दिए गए हैं सारे सीड्स, तो उनको स्पेस के लिए, लाइट के लिए, एयर, वाटर और जो भी न्यूट्रिशियंस मिलेंगे, वो हर चीज़ों के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उनको सफिशिएंट नहीं हो पाएगा जितना कि हम उनको देंगे। Therefore, it is necessary that the seeds are skirted far away from each other. इस वजह से ये सारी चीज़ें, ये ज़रूरी हो जाता है कि जो सीड्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर वो बिखर जाएं, और मतलब ये बिखराव उनमें हो। The process in which the seeds are skirted far away from the parent plant to obtain suitable conditions for germination is called the dispersal of seeds. जो प्रोसेस होता है, जिन जिन तरीक़ों से ये डिस्पर्सल होता है, स्कर्टेड मतलब बिखराव होते हैं, फैलते हैं सीड्स अपनी जगह से, अपनी जगह मतलब जहाँ उनका पेरेंट प्लांट होता है, जिन प्लांट से वो सीड्स निकलती हैं, उस प्लांट को छोड़ के जब वो दूर दूर जगहों पर फैल जाती हैं, तो उनका जो जिन रीज़न से फैलती हैं, जिन जिन वजहों से फैलती हैं, उन मतलब जब वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर दूर जगहों पर फैलेंगे, तभी वो अपने को ग्रो करने के लिए, अपने जर्मिनेशन के लिए, मतलब अपने को नया प्लांट बनाने के लिए, न्यू प्लांट में चेंज करने के लिए, तभी उनको सुटेबल कंडीशन मिल पाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ सीड कहते हैं। In nature, seeds dispersal is carried out by wind, water and animals. और नेचर में, हमारे नेचर में जो सीड डिस्पार्सल होता है, मतलब सीड एक जगह से दूसरी जगह में जो फैलती हैं या ले जाई जाती हैं, वो किस वजह से होता है, मतलब कैरिड आउट बाय विंड। वो कैसे कैसे, विंड के ज़रिए, वाटर से और एनिमल से, मतलब इन तीन चीज़ों की वजह से ही जो सीड्स होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाती हैं। दे आर कॉल्ड एजेंट ऑफ सीड डिस्पार्सल। इनको हम लोग सीड डिस्पार्सल के एजेंट के तौर पर जानते हैं। किनको? विंड को, वाटर को एंड एनिमल्स को। ये आपका एक्सरसाइज में भी ये चीज़ आ सकती है कि सीड एजेंट कौन कौन होते हैं, उनको लिखिए। तो इसको हम लोग सीड एजेंट मतलब या फिर उनके सहायक के रूप में जान सकते हैं। डिस्पार्सल बाय विंड, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि विंड से डिस्पार्सल कैसे होता है सीड का। सम फ्रूट्स हैव वेरी लाइट एंड हेयरी और विंग शेप्ड सीड्स दैट गेट कॉट इन द विंड एंड आर इजिली ब्लोन अवे टू फॉर ऑफ प्लेसेस। कुछ फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं वो बहुत ही लाइट और हेयरी, मतलब बाल, उसमें जैसे बाल बहुत हल्के से होते हैं, और विंग शेप्ड के मतलब उसमें ढेर सारे बाल और विंग शेप के होते हैं वो। और जिस वजह से इतने ज़्यादा वो लाइट होते हैं, इतने हल्के होते हैं जो है वो फ्रूट्स जो है, तो जो उनके सीड्स होते हैं, तो वो बड़े आसानी से वो फ्रूट्स जो है हवा के जरिए बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह में वो मतलब हवा उनको उड़ा ले जाती है या लेकर चली जाती है। दीज सीड्स जर्मिनेशन इन फर्टाइल सॉइल इफ़ दे गेट फेरेबल कंडीशंस। और जो उनके सीड्स होते हैं, तो जिन जगहों पर उनको उनके फेरेबल कंडीशन मिलेगी, उनको उनको ग्रो करने के लिए फर्टाइल चीज़ें मिलेंगी, जर्मिनेशन के लिए उनको फर्टाइल और मतलब सुटेबल कंडीशन मिल जाएगा उनको, जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वहाँ पर वो सीड जो है अपने आप को एक नए बेबी प्लांट में चेंज कर लेता है। सम ऑफ द प्लांट्स हुज सीड्स आर डिस्पर्सल बाय विंड आर डेडलियन, कॉटन एंड मैपल। मतलब जो कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनको विंड के जरिए डिस्पर्सल किया जाता है, उसमें जो जो प्लांट्स होते हैं उनके नाम है डेंडेलियन, कॉटन एंड मैपल्स। ये इतने हल्के होते हैं कि ये हवा भी इनको बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चली जाती है। Dispersal by water. Seeds of water. Some fruits have a waterproof covering and they are so light that they can float on water and can be carried to far off places.
कुछ फ्रूट्स की जो सीड्स होती हैं उनकी कवरिंग कैसी होती है, वो वाटर प्रूफ कवरिंग होती है, मतलब कि जो है उसके अंदर पानी नहीं जा पाता है। वो इस तरह से होती हैं कि अगर वो पानी में उनकी सीड्स गिर भी जाएं तो वो उनके अंदर पानी नहीं जाने पाता है। और वो इतने हल्के होते हैं कि वो पानी में तैर कर एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोकोनट हैज़ अ हैवी सीड्स इनसाइड, बट in floats on water as the seed is covered by spongy layers of fiber filled with air. एग्जाम्पल्स के लिए, कोकोनट हैज़ वेरी हैवी सीड इनसाइड, मतलब जो कोकोनट होता है, जो नारियल होता है, उसके अंदर बहुत हैवी बीज उसके अंदर होता है। बट इट फ्लोट्स ऑन वाटर, लेकिन इतना हैवी होने के बाद भी वो पानी पर कैसे तैर सकता है? एज द सीड इज कवरिंग बाई स्पॉन्गी लेयर ऑफ फाइबर फिल्ड विद एयर, जो बीज होता है वो हवा से भरी फाइबर की स्पंजी परतों से ढका हुआ होता है। क्योंकि उसके अंदर हवा ज़्यादा भरी होती है, तो वो हवा भरने की वजह से वो इतना हल्का होता है, इतना स्पॉन्गी लेयर उसमें होती है, जिस वजह से वो वाटर पे बड़ी आसानी से वो फ्लोट कर लेता है। द सीड डिस्पर्सल ऑफ लोटस, वाटर लिली एंड मैंग्रोव टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये कुछ प्लांट्स के ये सीड्स के नाम हैं जिन जो वाटर की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह में डिस्पर्सल हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, अब एनिमल्स के जरिए जो डिस्पर्सल होते हैं, मतलब बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे किए जाते हैं? सम सीड्स हैव हुक लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम क्लिंग ऑन animals fur or have sticky substances that stick to animals skin. कुछ सीड्स होती हैं जो कि हुक हुक कैसे होता है, फंस जाती हैं, जैसे हुक क्या काम करता है, फंसाने का काम करता है ना। तो कुछ सीड्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हुक के जैसे होते हैं, जो कि एनिमल्स के जो फर होते हैं उनके जो मीन्स जो एनिमल्स के जो फर होते हैं, मतलब उनकी स्किन पे जो हेयरी लेयर एक होती है, उसमें वो सीड्स क्या होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं, मतलब वो उसमें चिपक जाते हैं उनके फेयरी स्किन में जाके। तो उस वजह से जो है, जब वो उनके स्किन में चिपक जाते हैं तो वो जानवर जहाँ जहाँ जाएंगे वो सीड्स उनके साथ में वहाँ वहाँ पर चला जाएगा। दिस वे द सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और इस तरीके से सीड्स जो होता है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाता है। मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स अलॉन्ग विद देयर सीड्स, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो कि फ्रूट्स को उनके बीज के साथ में ही खा लेते हैं। The seeds come out of their bodies in their dropping and are scattered to different places where they grow into a new plants. और जो ये बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं, तो जब वो ड्रॉप करते हैं अपनी बॉडी से, जब चीज़ें बाहर निकालते हैं, तो जहाँ भी वो मतलब वो ड्रॉप करेंगे वो अपनी बॉडी से चीज़ों को, तो सीड्स क्या है वहीं पर वो चला जाएगा। और फिर अपने सुटेबल जो जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं उनको ग्रो करने के लिए, जब उनको वो सुटेबल चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी तो वो अपने आप को एक नए प्लांट में ग्रो कर लेते हैं दूसरी जगहों पर, अपने खुद को वो सीड नए प्लांट में ग्रो कर लेता है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स whose seeds are dispersal by animals are cockleber, मिस्टलेटियो एंड बेरीज। आप ये देख रहे हैं कॉकलेवर का ये जो है प्लांट है, ये इसका जो है बीज देखिए कैसे है, इसमें खुद से छोटे छोटे से जैसे कांटे टाइप के निकले हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, ये स्किन जो एनिमल्स की जो फरी स्किन होती है, हेयरी स्किन होती है, तो उसमें ये जाके स्टक हो जाते हैं। और फिर वो एनिमल्स जहाँ जाएंगे तो वो उनकी बॉडी से वहाँ गिरते रहते हैं। और उसके बाद जो है अगर वो मतलब कि जो भी कुछ खाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो उसको ड्रॉप भी करते हैं। तो जब ड्रॉप जहाँ करेंगे वो सीड्स जो है वहाँ पर गिरेगा, तो इससे उस जगह पर वो नए प्लांट के रूप में खुद को ग्रो कर लेता है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट, मतलब किसी भी सीड का या प्लांट का विस्फोट के जरिए जो डिस्पर्सल होता है। लाइक सम सीड्स हैव अ लेदरी कवरिंग और are found inside pod that explode or split open when exposed
to the sun, or when they dry up, or even when they are touched. कुछ सीड्स होती हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो बड़ी लेदरी होती है, मतलब एक हम लोग यहाँ पर लेदरी से मतलब हैवी मान लेते हैं कि उनकी जो कवरिंग होती है वो बड़ी हैवी होती है। और वो किसके अंदर पाए जाते हैं, या फिर पॉट पॉट मतलब होता है फली, फली के अंदर वो सीड्स पाए जाते हैं। और जब वो एक्सप्लोर होता है, एक्सप्लोर और स्प्लिट कब होता है, जब सन के रेंज में वो आते हैं, सन से जब उनको हीटनेस मिलती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है, वो फली जो वो पॉड होती है वो सूख जाती है। मतलब देख रहे हैं ना कि व्हेन दे ड्राई अप, जब वो सूख जाती है सन के रेंज में आने के बाद में, तो वो जो पॉड होता है वो जब खुलता है, जब ओपन होता है, तो जो सीड होता है, या फिर जब हम लोग को टच करके या जो है उसको खोलते हैं या छूने की वजह से जब वो पॉड जो है ओपन होता है, तो जो उसके सीड होते हैं वो जगह जगह पे वो फैल जाते हैं। When the pods burst open, the seeds are scattered from away from the parent plant. और जब वो पॉट बस्ट होता है तब मतलब बस्ट होकर जब खुलता है तब वो जो सीड होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर बिखर जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट whose seeds are dispersal by explosion include pea, gorse, peanut, balsam and castor। और ये कुछ प्लांट के नाम दिए गए हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो एक्सप्लोजन के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो फैल जाते हैं और अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं। New plants can grow not only from seeds but also from roots, stems, leaves and spores। जो नए प्लांट होते हैं वो ना सिर्फ बीज से, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीज से ही नए प्लांट ग्रो करते हैं, वो रूट से भी, स्टेम से, लीफ से और स्पोर्स मतलब जो मतलब स्पोर्स मतलब होता है बीजाणु, तो वहाँ से भी नए प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब इसको हम लोग हिंदी में वनस्पति प्रसार के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि जो है लेट अस लर्न, कि देखते हैं कि कैसे जो है रूट से, लीव से, स्टेम से, इन सब से जो है नए प्लांट ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटोज, कैरेट एंड बीटरूट स्टोर फूड। ये कुछ प्लांट्स के रूट्स होते हैं, जैसे कि जो स्वीट पोटैटो होते हैं, स्वीट पोटैटो जिसको कि हम लोग हिंदी में शकरकंदी के नाम से जानते हैं, कैरेट और बीटरूट के जो प्लांट्स होते हैं, इन ये जो है इनके रूट्स में फूड स्टोर होता है। खाने की चीज़ें इनको कहाँ से मिलती हैं, ये इनके रूट से ही मिलती हैं सारे पूरे प्लांट को। दीज रूट्स कंटेन स्मॉल बड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट ग्रो। जो ये रूट्स होती हैं इसी में एक नया बड मतलब हम लोग कली के रूप में जान सकते हैं। और जैसे कि आपके बुक में लिखा है कि बर्ड अ स्मॉल लम्प ऑन द प्लांट पार्ट फ्रॉम विच न्यू शूट, लीफ, फ्लावर और न्यू प्लांट कैन ग्रो। कि मतलब कि प्लांट के किसी भी पार्ट में जहाँ से भी कि एक नया जो है अंकुर निकले, नया शूट हो, और जो कि लीफ, फ्लावर और नए प्लांट में ग्रो हो जाता है, उसको हम लोग उस एरिया को या उस चीज़ को हम लोग बड के नाम से जानते हैं, कली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इनके जो है रूट्स में बड होती है इन प्लांट्स के, जहाँ से कि नया प्लांट ग्रो करता है। अ पीस ऑफ रूट along with the bird is cut and planted in the soil। और रूट के जिस जहाँ भी वो बर्ड होता है, निकलता है, उसको कट करके सॉइल में नए प्लांट के रूप में मतलब लगा दिया जाता है, एक नए प्लांट के रूप में। अंडर सुटेबल कंडीशंस दीज बर्ड्स डेवलप रूट एंड शुड फॉर्मिंग अ होल न्यू प्लांट। और जब सुटेबल कंडीशंस के अंडर में वो आती हैं, उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो जो उनके बर्ड्स होती हैं वो किस में डेवलप हो जाती हैं, और फिर से एक मतलब नए रूट में डेवलप होती हैं, शूट होती हैं, मतलब कि अंकुर उनका फूटता है और धीरे धीरे एक नए प्लांट में वो फॉर्म हो जाती है, मतलब एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। अब स्टेम से नया प्लांट कैसे होता है? वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड कैन बी यूज टू ऑब्टेन न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स। बहुत तरह के नेचुरल तरीके से भी होता है और कभी कभी आर्टिफिशियल मेथड से भी स्टेम से नए प्लांट को हम लोग बनाने में यूज़ करते हैं।
सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, जिसमें कि आपको नीचे आप पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम्स, सम प्लांट्स हैव स्टेम्स दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स होती हैं जिनकी की स्टेम्स जो होती हैं वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं। सच स्टेम्स आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स। ऐसे स्टेम्स को हम लोग अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब होता है ज़मीन के नीचे का जो पार्ट होता है, तो ऐसे स्टेम्स को हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर एंड अनियन। और एग्जाम्पल के रूप में आप हम लोग पोटैटो का प्लांट देखेंगे या जिंजर है, अनियन, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। दीज स्टेम्स हैव स्मॉल बर्ड्स ऑन देम। जो इनकी जो है इनकी स्टेम्स में ही जो छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं वो निकलते हैं। इन पोटैटोज दीज बर्ड्स आर नोन एज द आई। पोटैटो के प्लांट में हम लोग, जैसे कि आप ये अपने बुक के पिक्चर में देख भी रहे हैं कि पोटैटो के प्लांट में जो ये स्टेम्स में नया प्लांट निकल रहा है, तो इसी की जो ये बर्ड निकली है इसको हम लोग आइस के नाम से जानते हैं। एंड एनी पोर्शन ऑफ पोटैटो विद एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और जो पोटैटो का जो कोई भी जो पोर्शन होता है जिसमें कि आई निकली हुई होती है या बनी हुई होती है, वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है। स्टेम कटिंग मतलब, स्टेम मतलब तनों को काट के कैसे नया प्लांट बनाया जाता है। इन प्लांट्स सच एज रोज, bougainvillea and money plant in a part of stem containing a bud is cut and planted in the soil। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि जो इन्होंने नाम दे रखे हैं, रोज़ है, मनी प्लांट है और बॉगेनविला प्लांट है। इन सब के जो स्टेम्स होते हैं, स्टेम का जो पार्ट होता है उस वो ही एक बड के रूप में, उसी में एक बड होती है या नया प्लांट निकलने का जो जगह होती है वो उनके स्टेम्स के ही पार्ट में होती है। और उनको कट करके सॉइल में प्लांट कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ टाइम बाद वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करती हैं। इट डेवलप्स रूट्स आफ्टर सम टाइम्स एंड फाइनली ग्रोज इनटू अ होल न्यू प्लांट। मतलब वही है कि उनको जो है वो जो रूट्स होती हैं उसमें डेवलप, थोड़े टाइम के बाद में रूट्स डेवलप होके फिर एक नए प्लांट में वो ग्रो कर जाती हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। इस मेथड को हम लोग स्टेम कटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप अपने पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये एक जो है ये रोज़ प्लांट, आप समझ लीजिए कि एक रोज़ प्लांट है, जिस ये कि मतलब पेरेंट प्लांट है ये। और यहाँ से जो है इसके स्टेम्स को यहाँ से काट के हम लोग ने इसको सॉइल में लगाया है, जिससे कि सारी चीज़ें जब इसको सुटेबल चीज़ें जब मिलती हैं तो वो धीरे धीरे एक नए प्लांट में वो खुद को ग्रो कर लेता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स कलम बांधना या कलम लगाना। मतलब in plants such as rose, mango and apple, a portion of the shoot is cut and then attached to the shoot of another plant। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि रोज़ है, मैंगो और एप्पल है, उनके जो है जो शूट का जो पोर्शन होता है जहाँ पर कि एक नया अंकुर निकलता है या एक नया प्लांट जहाँ से भी निकलता है, उस जगह से उसको काट दिया जाता है। और फिर दूसरे जो प्लांट होते हैं उस प्लांट में जहाँ भी दूसरी जो प्लांट होते हैं उसमें जहाँ भी नया प्लांट्स, जिस जगह से नया प्लांट निकलता है वहाँ पर उसको अटैच कर दिया जाता है, मतलब वहाँ उसको मिला दिया जाता है या बांध दिया जाता है। द पार्ट ऑफ द स्टेम दैट इज कट इज कॉल्ड द स्कॉन एंड द पार्ट ऑफ विच इज अटैच्ड इज कॉल्ड द स्टॉक। और द पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम के जिस पार्ट को काटा जाता है, मतलब एक प्लांट के एक पार्ट को काट कर दूसरे प्लांट के दूसरे पार्ट में उसको अटैच किया जाता है, तो जिस प्लांट से काटा जाता है उस प्लांट के स्टेम के पार्ट को हम लोग स्कॉन के नाम से जानते हैं। और जिस प्लांट में उसको अटैच किया जाता है, प्लांट के जिस पार्ट में अटैच किया जाता है उसको हम लोग स्टॉक के नाम से जानते हैं। दिस मैथड इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और इसी मैथड को, मतलब दो अलग अलग प्लांट्स को काट कर उनको एक साथ मिलाने के प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो आप अपने ये बुक में भी देख रहे हैं कि एक ही ये पूरा पूरा जो है एक प्लांट है जिसके कि एक आधे पोर्शन को काटा गया है। प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक मतलब यहाँ से जो है प्री
प्रिपरेशन, यहाँ से काट के इस पोर्शन को हम लोग दूसरे उसमें रैप कर देंगे या वैक्स कर देंगे, मतलब लगा देंगे, तो इसको हम लोग ग्राफ्टिंग करना कहते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग मतलब इन plants such as jasmine and raspberry, a branch of the plant is bent until it touch the ground. जो जैस्मिन और रसबेरी के जो प्लांट होते हैं, उनके जो ब्रांच होती हैं, मतलब उनके जो शाखाएं या तने जो होते हैं, वो तब तक जो है झुके रहते हैं जब तक कि जो है ग्राउंड में वो टच ना कर दे, मतलब ज़मीन के पार्ट को वो लोग टच ना कर दे, तब तक कि वो झुके हुए रहते हैं। A portion of it is covered with soil, leaving the growing tip exposed. और जो उनके ब्रांच का जो पार्ट जो है वो सॉइल में कवर हो जाता है, तो वहाँ पर जो है वहीं से एक नया प्लांट एक्सपोज्ड होता है, एक नया प्लांट बनना शुरू होता है। द पोर्शन कवर्ड विद द सॉइल डेवलप्स रूट्स आफ्टर फ्यू डेज। और जो पोर्शन झुक के जो पोर्शन ज़मीन के अंदर चला जाता है, कुछ टाइम के बाद से वहीं से नया रूट्स बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ देन कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इट देन ग्रोज एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट। फिर उसको पेरेंट प्लांट से कट करके उसको एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में कर दिया जाता है या बना दिया जाता है। मतलब जब इसकी कोई भी प्लांट की जो ब्रांच होती है वो ज़मीन में तब तक जो है झुकी रहती है जब तक कि वो ज़मीन के अंदर उसका कुछ पार्ट ज़मीन के अंदर ना चला जाए, और जो पार्ट उसका ज़मीन के अंदर चला जाता है कुछ टाइम के बाद में वो एक वहाँ से रूट्स निकलने शुरू हो जाती हैं, और जब वो वहाँ से जो निकलने शुरू होती हैं तो उसको हम लोग जो है कट करके एक इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में उसको बना देते हैं। दिस मैथड इज कॉल्ड लेयरिंग, और इसी मेथड को हम लोग लेयरिंग के नाम पर जानते हैं। प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी also reproduce through layering as they have horizontal stems that grow near the ground। और इसी तरह से जो स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है वो लेयरिंग के ज़रिए ही मतलब कि एक नया प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। और हॉरिजॉन्टल स्टेम मतलब जो उसकी जो है गिरी हुई जो ग्राउंड के लेयर ग्राउंड पर जो गिरी हुई उसकी हॉरिजॉन्टल वे में जो उसकी स्टेम्स होती हैं, वो जो आसपास का जो ग्राउंड होता है वहाँ पर जो है वो वहीं पर ग्रो करती हैं। दीज स्टेम्स आर कॉल्ड रनर्स, और इन्हीं स्टेम्स को रनर्स के नाम से जाना जाता है, जो बेंड होकर ग्राउंड में एक नए प्लांट के रूप में निकलती हैं। इन्हीं स्टेम्स को जो है रनर के नाम से जानते हैं। दे फॉर्म रूट्स एट रेगुलर इंटरवल एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और ये कुछ दूरी पर ही उस मतलब एक निश्चित दूरी होती है, एक रेगुलर इंटरवल मतलब एक निश्चित दूरी होती है जो रूट्स जो है रूट्स पे रहते हैं और वहीं से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स एंड स्पोर्स, स्पोर्स और लीव से जो नए प्लांट बनते हैं वो कैसे होते हैं? इन प्लांट सच एज ब्रायोफिलियम एंड बोगनिया, new plants can grow from the well developed leaves while these leaves are still attached to the branch of plant। ये कुछ प्लांट के नाम दिए गए हैं जो कि अपने मतलब अपने प्लांट के लीव से जो मतलब वेल डेवलप्ड लीव होती हैं, उन्हीं लीव से ये नए प्लांट या नए ब्रांचेस वहाँ से निकलती हैं और उसी से वो नए प्लांट के रूप में वो ग्रो होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी लीव जो है वो मतलब नया प्लांट बना देगी, जो वेल डेवलप्ड लीव होती हैं अपने प्लांट की, उन्हीं प्लांट से नया ब्रांच निकलता है और एक नए प्लांट के रूप में वो फॉर्म होती हैं धीरे धीरे। वंस दीज plantlets develop, they drop off or detach from themselves from the parent plant। और जब ये प्लांट मतलब अपने लीव से नया प्लांट बनाते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को अपने पेरेंट प्लांट से अलग करके एक नए प्लांट के रूप में बन जाते हैं। देन दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स ऑन मॉइस्ट सॉइल, और फिर वो मॉइस्ट सॉइल मतलब जिस सॉइल में नमी होती है वहाँ पर एक नए प्लांट के रूप में खुद को ग्रो कर लेते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड मॉसेस, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स?
टाइनी सीड्स दैट अपीयर्स पाउडरी व्हेन टच, मतलब जब हम उनको टच करते हैं तो बिल्कुल से वो पाउडरी, मतलब पाउडर के रूप में वो चेंज हो जाते हैं। तो उनको हम लोग जो है, उन बीजों को हम लोग स्पोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये प्लांट्स जैसे कि मॉसेस और फर्न के जो प्लांट्स होते हैं, फर्न का आप देख रहे हैं अपने बुक में, तो इनके जो प्लांट्स होते हैं ये जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर से ग्रो करते हैं जिसको कि स्पोर्स बोलते हैं। मतलब ये अपने बीजों से जो वो पाउडर बन जाती हैं, उनको टच करो तो वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि वो बिल्कुल पाउडरी वे में हो जाती हैं, तो वहाँ से फिर वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। दीज आर वेरी लाइट एंड टाइनी पाउडरी स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बहुत लाइट होती हैं और जो है छोटी छोटी होती हैं और पाउडरी स्ट्रक्चर्स की होती हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन अनफॉरेबल कंडीशंस, और अनफॉरेबल कंडीशन में भी, जहाँ भी मतलब कि उनके फेरेबल, जहाँ भी उनके हिसाब से कंडीशन नहीं होती हैं कि जो है उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, ना धूप मिल रही है, ना हवा मिल रही है, वो वहाँ भी अपने आप को एक लंबे समय तक खुद को सरवाइव करने में सक्षम होती हैं। मतलब अपने आप को वो उस कंडीशन में भी सरवाइव कर ले जाती हैं काफ़ी लंबे समय तक। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक नया पॉइंट देखेंगे, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? A plant grow in large number on a plot of land during a particular season is called a crop. जब हम लोग किसी भी ज़मीन के एक पार्ट में, एक बड़े पार्ट में हम लोग जो है कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं और काफ़ी बड़े नंबर्स में ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने दो चार प्लांट्स लगा दिए, ऐसा नहीं है। हम लोग एक बड़े, मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न में ज़मीन के एक बड़े पार्ट में जब बड़े नंबर में, लार्ज नंबर्स में हम लोग कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इन फील्ड्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और एक लार्ज स्केल में, फील्ड के एक लार्ज स्केल में हम लोग जब लगातार किसी क्रॉप को हम लोग लगाते रहते हैं तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक बार लगा दिया फिर उसको छोड़ दिया, नहीं, हम लोग जब बराबर उसको जो है कंटिन्यू करते रहेंगे उस लैंड पर, कोई भी प्लांट जो है एक बड़े मात्रा में जब उसको कंटिन्यू हम लोग जो है ग्रो करते रहेंगे उस जगह पर, वो होता है एग्रीकल्चर। देयर आर वेरियस टाइप स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। नंबर वन, प्रिपेयरिंग द सॉइल बाय प्लगिंग द फील्ड। मतलब सॉइल को हम लोग प्रिपेयर कर, सबसे पहले तो सॉइल को ही प्रिपेयर किया जाता है प्लगिंग की हेल्प से। मतलब खेतों को प्लग किया जाता है, उनको उसकी मिट्टी को पहले जो है बीज लगाने के हिसाब से तैयार किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लगिंग यूजिंग बुलक्स, मतलब ये बैलगाड़ी की हेल्प से प्लग किया जा रहा है, इनको जोता जाता है। और दूसरा दूसरा जो तरीका है वो है ट्रैक्टर, मतलब मशीन की हेल्प से हम लोग करते हैं। प्लगिंग टर्न्स द सॉइल एंड लूजन्स इट। जो प्लग होता है वो क्यों किया जाता है? वो क्योंकि जो सॉइल होती है उनको टर्न करता है, मतलब कि नीचे की सॉइल ऊपर को, ऊपर की सॉइल नीचे। तो ये कंटिन्यूसली ये थोड़े टाइम के लिए करता रहता है कि जिससे कि जो है सॉइल मतलब कि वो लूज भी हो जाए। और क्योंकि टाइट सॉइल रहेगी तो उसमें ना तो पानी सही से ऑब्जर्व कर पाएगा, ना हवा ऑब्जर्व कर पाएगा, ना ही सनलाइट। तो और ना ही हम लोग इसमें जो सीड है उसको अच्छे से शोन कर पाएंगे। तो जब कोई भी चीज़ उसको सही से मिलेगी नहीं, वो अपने आप को लूज रखेगी नहीं, तो वहाँ पर कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता है। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। मैन्योर, मैन्योर मीन्स होता है खाद, फर्टिलाइजर्स मतलब होता है जो उर्वरक चीज़ें सॉइल में मिलाई जाती हैं प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो व्हेन फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल। जब कोई भी फार्मर किसी भी लैंड पर लगातार कोई भी क्रॉप्स जो है ईयर बाय ईयर करता रहता है, साल दर साल जो है बराबर कोई भी क्रॉप जो है वो उगाता रहता है, तो जो वहाँ की सॉइल होती है वो धीरे धीरे फर्टाइल होना कम कर देती है। मतलब उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। सो फार्मर्स ऐड नेचुरल मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो फार्मर्स होते हैं तो वो नेचुरल, मतलब जो खाद होती हैं और जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो जो है सॉइल में ऐड करना शुरू कर देते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए।
सोइंग हेल्दी गुड क्वालिटी सीड्स, हेल्दी और गुड क्वालिटी के सीड्स को जो है सो मतलब बोना। हेल्दी सीड्स आर शोन आइदर मैनुअली इन द ग्रुप्स made by the farmers while preparing the field or through the machines called seed drills। हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो खेतों में या जो है फील्ड्स में डाले जाते हैं। कैसे डाले जाते हैं, उनको ग्रुप्स बनाकर। कैसे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप अपने पिक्चर में देख रहे हैं कि ये खेतों में ये लाइनें बनी हुई हैं, तो इनको हम लोग मशीन की हेल्प से जो है पहले इनको ग्रुप बनाते हैं और उनमें फिर हम लोग जो है जो सीड होती हैं वो हम लोग अभी जो है हाथ से मतलब हाथ की हेल्प से या फिर मशीन की हेल्प से हम लोग उसमें सीड्स को डालना शुरू करते हैं। तो आपका 4 पॉइंट है इरिगेशन, वाटरिंग और लैंड, मतलब कि जो है जो सिंचाई की व्यवस्था होती है ज़मीन पर। वाटरिंग द लैंड रेगुलरली फॉर द क्रॉप टू ग्रो वेल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। मतलब किसी भी जो खेती के लिए जो फील्ड होती है, जो लैंड होती है, उस पर पानी की समुचित व्यवस्था करना या पानी का अच्छे से जो है यूज़ करना, वहाँ पर उसको इरिगेशन कहते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सच एज स्प्रिंकल्स आर कॉमन नाउडेज। और जो आजकल सबसे मॉडर्न टेक्निक हो गई है इरिगेशन की वो है स्प्रिंकल्स, मतलब पानी का छिड़काव। आपने पिक्चर में देख रहे हैं ना, छोटे छोटे फाउंटेन्स बनाकर जो है इनको रेगुलर वे में प्लांट्स को पानी दिया जाता है। प्रोटेक्टिंग द लैंड फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। वीड्स क्या होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग एमंग क्रॉप्स, और पेस्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट हार्म द क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, वीड्स जैसे कि हम लोग कोई भी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं, कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उनके बीच में हो जाते हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान या हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं। तो उसको हटाया जाता है उस प्लांट से। और जो पेस्ट होते हैं, मतलब कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारे क्रॉप्स को हार्म करते हैं। वो फिर कीड़े मकोड़े लगने से जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं और धीरे धीरे फसलें हमारी खराब होने लगती हैं। तो इनसे भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिंग द लैंड फ्रॉम वीड एंड पेस्ट। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स रिस्पेक्टिवली, मतलब केमिकल्स का छिड़काव करके जो है वेडिसाइड और पेस्टिसाइड्स किया जाता है जिससे कि इनको क्रॉप्स को हमें प्रोटेक्ट किया जा सके। नंबर 6 है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसलों को काटना। फुली ग्रोन क्रॉप्स आर कट एंड कलेक्टेड फॉर अस। जब फसल्स जो होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, जब वो अच्छे से ग्रो कर जाती हैं, पूरी तरह से जब ग्रो कर जाती हैं, तो उनको कट करके कलेक्ट किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है यूज़ करने के लिए। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली। हार्वेस्टिंग जो है मैनुअली भी किया जाता है और मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। मतलब ये किसान जो होते हैं वो हाथों से भी हार्वेस्ट कर लेते हैं फसलों को और मशीन की हेल्प से भी फसलों को काट लेते हैं। नंबर 7 स्टोरिंग। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर्ड इन ड्राई वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस दैट आर फ्री फ्रॉम जम्स एंड पेस्ट। हार्वेस्ट करने के बाद में जो क्रॉप्स होती हैं उनको ड्राई और वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस, मतलब कि अच्छे से, जिससे कि वहाँ ना कोई जम्स आ सके, ना तो कोई जम लगे और ना ही कीड़े मकोड़े वहाँ पर लगने पाए, ऐसे जगहों पर उनको स्टोर किया जाता है। डिफरेंट क्रॉप नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस टू ग्रो। जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन हॉट क्लाइमेट वाइल सम ग्रो वेल इन कोल्ड क्लाइमेट। सम नीड्स लेस वाटर टू ग्रो वेल वाइल सम नीड्स टू लॉट ऑफ वाटर एंड hence grow well in areas that receive heavy rainfall। स्टूडेंट्स, कुछ क्रॉप्स को जो है गर्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, वहीं कुछ क्लाइमेट को कोल्ड क्लाइमेट की नीड होती है। और कुछ क्रॉप्स होती हैं उनको जो है मतलब कम पानी, लेस वाटर की नीड होती है, और कुछ क्रॉप्स होती हैं जिनको लॉट ऑफ वाटर की नीड होती है। और यहाँ तक कि कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जो हैवी रेनफॉल में वो अच्छे से ग्रो करती हैं।
Therefore farmers grow crops based on the climate suitable for each of them. इसलिए जिस क्रॉप्स को जो भी क्लाइमेट सुटेबल होता है उन बेस पर जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं. Depending on the time of the year or season in which they are grown, crops are of two main types, Kharif and Rabi. Depending on the time of the year, मतलब साल के किस टाइम पर डिपेंड करता है कि साल के किस टाइम पर या किस सीज़न में क्रॉप्स ग्रो किया जाए. इसको ध्यान में रखते हुए दो टाइप की जो क्रॉप होती हैं वो ग्रो की जाती हैं. कौन कौन सी? खरीफ एंड रबी. खरीफ क्रॉप्स are usually shown in the beginning of June and harvested in September October. जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो जो है जून की स्टार्टिंग में लगाई जाती हैं और उनको सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है. These crops are grown during this season because they need plenty of water for good yield which they get from the monsoon rains. और इन क्रॉप्स को ये इस सीज़न में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है गुड डील मतलब अच्छी उपज के लिए. और जिससे कि ये जो चूँकि ये टाइम क्या होता है, ये मानसून का टाइम होता है. जून से सितंबर अक्टूबर तक किसका टाइम होता है? ये मानसून का टाइम होता है. तो इस वजह से ये फसलें या खरीफ की फसल इसी टाइम पर लगाई जाती हैं क्योंकि इनको पानी की अच्छी ज़रूरत होती है और मानसून सीज़न में ही उनको पानी अच्छा पानी या जो है ज़्यादा पानी मिल सकता है. एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर कॉटन, मेज, पैडी, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड मिलेट्स. ये कुछ जो है पैडी मतलब होता है जो धान के खेत होते हैं. तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं. रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू हार्वेस्टेड इन अप्रैल. जो रबी क्रॉप्स होती है वो नवंबर में उनको ग्रो किया जाता है मतलब लगाया जाता है और उनको अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है मतलब उनकी कटाई कर दी जाती है. दीज क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर मच वाटर फॉर ग्रोथ. और इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर कॉलीफ्लावर, बीन्स, पीज, व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम, बार्ले एंड ओट्स. ये कुछ क्रॉप्स के नेम हैं जो कि रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं. सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 1 ग्रोइंग प्लांट्स कंप्लीट हो गया है. आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा. मैं और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. मेरे चैनल पर जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.